सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द न्यू एमएसएमई क्लासिफिकेशन। इसी साल के बजट में ये जो एमएसएमईज का क्लासिफिकेशन है इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। और क्या कहा गया है? बहुत सिंपली बजट में बोला गया कि सभी एमएसएमईज के लिए जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है बाय 2.5 टाइम्स और जो टर्नओवर की लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है बाय 2 टाइम्स। बहुत सिंपल, बजट में क्या बोला गया कि सभी एमएसएमईज के लिए जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है बाय 2.5 टाइम्स और जो टर्नओवर की लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है बाय 2 टाइम्स। और इस एनहेंसमेंट की वजह से एमएसएमईज का जो नया क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। नया क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि जितने भी माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले कितनी हुआ करती थी? 1 करोड़ रुपए, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसको बढ़ाया गया है बाय 2.5 टाइम्स। मतलब माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो बढ़ के अब कितनी हो गई है? 2.5 करोड़ रुपीस। और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो टर्नओवर लिमिट है वो पहले कितनी हुआ करती थी? 5 करोड़ रुपए, लेकिन ये जो टर्नओवर लिमिट है इसको बढ़ाया गया है बाय 2 टाइम्स। मतलब आज की डेट में जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए टर्नओवर लिमिट बढ़ के कितनी हो गई है? 10 करोड़ रुपए। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो पहले कितनी हुआ करती थी? 10 करोड़ रुपए, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई है? 25 करोड़ रुपए। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो टर्नओवर लिमिट है वो पहले कितनी हुआ करती थी? 50 करोड़ रुपए, अब बढ़ के कितनी हो गई है? 100 करोड़ रुपए। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो पहले कितनी हुआ करती थी? 50 करोड़ रुपए, अब बढ़ के कितनी हो गई है? 125 करोड़ रुपए। और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो टर्नओवर लिमिट है वो पहले कितनी हुआ करती थी? 250 करोड़ रुपए, अब बढ़ के कितनी हो गई है? 500 करोड़ रुपए। बहुत सिंपल, बजट में क्या बोला गया कि जितनी भी एमएसएमईज हैं उन सभी के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है बाय 2.5 टाइम्स और जो टर्नओवर लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है बाय 2 टाइम्स। और इसका आउटकम क्या निकला? नया क्लासिफिकेशन किस तरीके का दिखता है? माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए आज की डेट में इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है? 2.5 करोड़ रुपीस और टर्नओवर लिमिट कितनी है? 10 करोड़ रुपीस। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट आज की डेट में कितनी है? 25 करोड़ रुपए और टर्नओवर लिमिट कितनी है? 100 करोड़ रुपए। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कितनी है? 125 करोड़ रुपए और टर्नओवर लिमिट कितनी है? 500 करोड़ रुपए। ये जो क्लासिफिकेशन है इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं फॉर श्योर काम में आ जाएगा। अच्छा, एक तो बजट में ये जो नया क्लासिफिकेशन है इसकी बातचीत की गई। दूसरा, बजट में कुछ और इनिशिएटिव्स की बातचीत की गई, अनाउंस किए गए फॉर दिस एमएसएमई सेक्टर। वो इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं? एक तो जो क्रेडिट गारंटी कवर है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस उसको बढ़ा दिया गया। पहले क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए तक का था, अब कितना कर दिया गया? उसको बढ़ा के कर दिया गया 10 करोड़ रुपए। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवरेज है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। दूसरा, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स को रजिस्टर किया जाएगा उद्यम पोर्टल के ऊपर। 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स को रजिस्टर किया जाएगा उद्यम पोर्टल के ऊपर। और ये जो क्रेडिट कार्ड होगा इसकी लिमिट कितनी होगी? 5 लाख रुपए। लिमिट कितनी होगी? 5 लाख रुपए तक की लिमिट होगी इस क्रेडिट कार्ड की। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को भी अनाउंस किया गया। एमएसएमई सेक्टर के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, पुश करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की भी अनाउंसमेंट की गई। और इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड सेटअप किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स इन द एमएसएमई सेक्टर। अदर इनिशिएटिव्स को भी थोड़ा दिमाग में रखना। क्रेडिट गारंटी कवरेज को बढ़ा दिया गया, 5 करोड़ से कितना कर दिया गया? 10 करोड़ रुपए। 10 लाख क्रेडिट कार्ड्स को रजिस्टर किया जाएगा उद्यम पोर्टल के ऊपर और क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होगी? 5 लाख रुपए। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को भी अनाउंस किया गया और एक 10,000 करोड़ का फंड भी सेटअप किया गया। फिर इसके बाद बात आती है कि एमएसएमई सेक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो एमएसएमई सेक्टर है वो लगभग 23 करोड़ इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉय करता है, 23 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। तो एमएसएमई सेक्टर की इंपॉर्टेंस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। दूसरा, हमारे कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग में इसका कंट्रीब्यूशन है 36%। 36% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में देता है कौन सा सेक्टर? एमएसएमई सेक्टर। और हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन कितना है? 45%। ये जो डेटा है, ये जो फैक्ट्स हैं, ये आपको दिखा रहे होंगे कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद सिग्निफिकेंट है।
लगभग 23 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 36%, जो कि बड़ा नंबर है। और एक्सपोर्ट्स में एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 45%। और फिर जब एमएसएमई सेक्टर वो करता है तो रूरल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, बिकॉज ये छोटे छोटे यूनिट्स गांव के लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, और जब रोजगार मिलेगा तो रूरल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये जो सिग्निफिकेंस है, इसके जो फैक्ट्स हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, इनको दिमाग में रखना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। वैसे मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी कर दिया होगा, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है अबाउट MSME सेक्टर का स्ट्रक्चर। इंडिया में MSME सेक्टर का स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखता है, फटाफट से देख लेते हैं। ये तो हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, नोडल मिनिस्ट्री है इस MSME सेक्टर के लिए। MSME सेक्टर के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, इसमें कई सारे ऑफिसेज हैं, कई सारे बोर्ड्स हैं जो कि डील करते हैं, जो कि काम करते हैं MSME सेक्टर के लिए। वो ऑफिसेज कौन से हैं, वो बोर्ड्स कौन से हैं? एक है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर MSME, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर MSME। दूसरा है कोयर बोर्ड। कोयर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोची में है। तीसरा, इसका नाम फॉर श्योर आपने सुना होगा, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। फिर चौथा है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और फिर एक और इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर है? वारदा, महाराष्ट्र में है। अब देखो, ये कोयर बोर्ड है, ये आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिल जाएगा। ये KVIC है, ये भी आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई बोर्ड, अगर कोई इंडस्ट्री, अगर कोई ऑफिस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाए तो उसको डिटेल में पढ़ना। अदरवाइज बेसिक तौर पे अगर स्ट्रक्चर याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेसिक स्ट्रक्चर ये रहा कि ये एक तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है जो कि नोडल मिनिस्ट्री है, और इसके अंदर ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर है फॉर MSME, कोयर बोर्ड है जिसका हेडक्वार्टर है कोची में है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME कहाँ पर है? हैदराबाद में है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर है? वारदा, महाराष्ट्र में है। बेसिक तौर पे इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है MSME सेक्टर के चैलेंजेस क्या हैं। एक जो बड़ा चैलेंज है कि आज तक भी हम प्रॉपर क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पाए हैं फॉर द MSME सेक्टर। लैक ऑफ एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट अवेलेबिलिटी। इनफैक्ट डेटा ये कहता है कि सिर्फ 14% MSMEs ऐसी हैं जिनको एक्सेस है टू दी फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस। बाकी सारी MSMEs जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो कि अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जिन MSMEs को लोन्स मिलते हैं उनमें NPAs देखने को मिल रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो प्रॉब्लम है वो MSMEs में भी बढ़ता जा रहा है, और ये भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। सप्लाई चेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन एडिक्वेट नहीं है, बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो कि खराब हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। तो जो सप्लाई चेन है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है MSME सेक्टर के लिए। प्रॉब्लम्स हैं स्टोरेज की, प्रॉब्लम्स हैं डिज़ाइनिंग की, प्रॉब्लम्स हैं पैकेजिंग वगैरह की, ये सब सप्लाई चेन और मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड है। मॉडर्न मशीन्स नहीं है, सप्लाई चेन्स प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ग्लोबल मार्केट का जो एक्सेस है उसमें भी कमी है। हालांकि एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल है MSME सेक्टर का, लेकिन अभी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जितना हम एक्सेस कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इसको भी हमें अपने देखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स है इसको भी इंप्रूव किया जाए। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पावर की प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम, रोड्स की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
फिर कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कि अपने आप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं फॉर द एमएसएमई सेक्टर ऑल्सो एंड फॉर द वर्कर्स ऑल्सो। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है, अभी भी हमारी जो एमएसएमईज हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं और इसकी वजह से जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। और फिर डिलेड पेमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ये किसी को फोर्स तो कर नहीं पाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, तो जो क्लाइंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और पेमेंट टाइम पे नहीं देते हैं। ये कुछ चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को दिमाग में रखना। क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर एनपीएस का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का प्रॉब्लम है, उससे भी कहीं बच जाओ तो फिर कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, और ग्लोबल मार्केट अभी भी हम उतना पोटेंशियल पे इसको एक्सेस नहीं कर पाए हैं जितना हमारा पोटेंशियल है। ये सारे चैलेंजेस हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए। फिर इसके बाद बात आती है अबाउट द रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? एक तो उद्यम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई। अच्छा, किताब में और भी दे रखे हैं ये इनिशिएटिव्स, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन अपन सिर्फ उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनकी बातचीत की गई है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में, उनको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। बाकी 2-3 और दे रखे हैं किताब में, उनको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। उद्यम रजिस्ट्रेशन, बेसिकली अब ये जो एमएसएमईज हैं वो सरकार के साथ में खुद को रजिस्टर करवा सकती हैं इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू। और जब कोई एमएसएमई खुद को रजिस्टर करवाएगी तो एक तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और दूसरा उसको यूनिक आईडी मिलेगी। इससे होता क्या है कि जितने भी इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं वो आ जाते हैं फॉर्मल सेक्शन में, फॉर्मलाइज हो जाते हैं, और जब फॉर्मलाइज हो जाएंगे तो उनको फ़ायदे मिलेंगे। फ़ायदे कैसे मिलेंगे? जो भी सरकार की वेरियस स्कीम्स चल रही हैं इस एमएसएमई सेक्टर को लेके, उन सबके फ़ायदे मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। बैंक्स जो पीएसएल देते हैं उस पीएसएल के लिए जो रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। और फिर एक बार अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लिया किसी एमएसएमई ने तो वो जेम पोर्टल पर भी रजिस्टर करवा सकती है, वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्टर करवा सकती है। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है वो आरबीआई ने लॉन्च किया है। इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। उद्यम असिस्ट पोर्टल है इसके अंदर, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सिडबी की मदद से, और इस उद्यम असिस्ट पोर्टल के थ्रू लगभग 2.39 इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस को फॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एमएसएमई सेक्टर के फॉर्मलाइजेशन में, इनको फॉर्मलाइज करने के लिए। इसको दिमाग में रखो। पीएम विश्वकर्मा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पीएम विश्वकर्मा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने। ये बेसिकली सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे मार्केट लिंकेज सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी फॉर द आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट्स पीपल। तो ये जितने भी एमएसएमई सेक्टर के आर्टिसंस होते हैं, क्राफ्ट्स पीपल होते हैं, इनको सर्विसेज ऑफर करने का काम, इनको स्किल ट्रेनिंग ऑफर करने का काम किसका है? पीएम विश्वकर्मा का है। ये जो पीएम विश्वकर्मा है इसको लॉन्च किया गया 5 साल के लिए, 2023-24 से लेके 2027-28 के बीच में ये ऑपरेट करेगी। एलिजिबिलिटी क्या है? जितने भी आर्टिसंस और जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं इंडिया में उन सब को कवर करती है ये स्कीम पीएम विश्वकर्मा, और 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को कवर करती है, जिसमें बोट मेकर है, जिसमें ब्लैक स्मिथ है, जिसमें हैमर एंड टूल किट मेकर है। ऐसे बहुत सारे 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को कवर किया गया है इस पीएम विश्वकर्मा में। कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने। काम क्या है? जितने भी आर्टिसंस हैं, जितने भी क्राफ्ट्स पीपल हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे मार्केट लिंकेज सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करना फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस। कितने साल के लिए लॉन्च किया गया है? 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है। जितने भी अर्बन और रूरल इंडिया में आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन हैं उन सब को कवर किया गया है इसमें, और 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को कवर किया गया है। फिर एक स्कीम है रैंप स्कीम। रैंप की फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, नाम से क्लियर है। इसके थ्रू ये जो एमएसएमई सेक्टर है उसको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली एमएसएमई सेक्टर के लिए, ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें की जाती हैं। ये जो रैंप स्कीम है इसमें 3 सब स्कीम्स हैं। कौन कौन सी 3 सब स्कीम्स हैं? एक है एमएसई गिफ्ट। ये जो एमएसई गिफ्ट है ये क्या करती है? ये एमएसई जितनी भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इंट्रेंस सबवेंशन,
उनके लिए गारंटीड लोन्स प्रोवाइड करवाती है ऐसी एमएसईज जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज के थ्रू आइडेंटिफाइड हुई हैं। मतलब जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही हैं, ऐसी एमएसईज के लिए लोन्स प्रोवाइड करने का, सस्ते दर पर लोन्स प्रोवाइड करने के लिए एमएसई गिफ्ट है। फिर एमएसई स्पाइस है, एमएसई स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एमएसई स्पाइस को लाया गया। फिर एक एमएसई स्कीम है ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स, कि अगर पेमेंट्स में डिले हो रहा है तो उसके ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पे एक एमएसई स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो ये 3 सब स्कीम्स हैं रैम्प स्कीम के तहत। फिर एक है स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जितनी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी आर्टिसंस हैं, उनको रीऑर्गेनाइज करने के लिए इन दी फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स लॉन्च किया गया स्फूर्ति को। टोटल 513 क्लस्टर्स को अप्रूव कर दिया गया है। क्लस्टर्स बनते हैं तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो है उसमें फ़ायदा होता है कि एक जगह पर पूरा हब बना हुआ है एमएसएमई का, और वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे सुविधा देना इजी हो जाएगा, वहाँ पे मार्केट बनेगी इजीली, वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इजी हो जाएगा। तो क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। फिर एक है स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाम से क्लियर है कि एमएसएमईज में इनोवेशन को प्रमोट करना है, रूरल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। तो ये कई सारी स्कीम्स हैं जिनके तहत सरकार काम कर रही है इस एमएसएमई सेक्टर को पुश करने के लिए, ग्रो करने के लिए। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। छोटा इजी चैप्टर था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये नया क्लासिफिकेशन। इस नए क्लासिफिकेशन को ढंग से याद रखना, सिग्निफिकेंस को याद रखना और चैलेंजेस को याद रखना। बाकी स्कीम्स के नाम पे अगर आपको 2-3 नाम भी याद रह जाएंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।